देश का सबसे लोकप्रिय, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में जोरदार स्वागत करिए, बोलिए भारत माता की। क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं? क्या मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस बनाकर भी विपक्ष हार जाएगा? 2024 में इंडिया अलायंस कमाल दिखाएगा या मुंह की खाएगा? क्या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एकदम कांटे का मुकाबला है या एक तरफा फाइट है? क्या नरेंद्र मोदी को इंडिया अलायंस की आपसी कलह ही जितवा रही है? दिल्ली में आज राहुल गांधी, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे मिले। खड़गे के घर पर यह मुलाकात हुई और मुलाकात में चर्चा किसकी थी? संजय सिंह की। ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह के मुद्दे पर इंडिया अलायंस टूट जाएगा या आम आदमी पार्टी इससे बाहर हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, यह समझना जरूरी है। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग राज्यों की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार करवाया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदला बता रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक बदला बता रही है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि दोनों मामले अलग कैसे हैं? जो केंद्र सरकार कर रही है वही तो पंजाब में आपकी सरकार भी कर रही है। जब संजय सिंह को सस्पेंड किया गया राज्यसभा से और वो धरने पर बैठे पार्लियामेंट कैंपस के अंदर, तो खुद सोनिया गांधी जी उनके समर्थन में खड़ी हुई, उनके पास जाकर धरने में शामिल हुई। कांग्रेस पार्टी की ये नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन इसी बीच में इतना सब होने के बाद हमारे किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसी तर्ज पे गिरफ्तार किया गया जिस तर्ज पे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। हमारा केवल ये कहना है कि अगर कोई बात राष्ट्रीय लेवल पे गलत है तो वो बात राज्य लेवल पे भी गलत होगी। अगर कोई बात मोदी सरकार गलत कर रही है तो वो बात पंजाब की सरकार भी गलत करती है, तो उतनी ही गलती मानी जाएगी। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा। जब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है? देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। आप खुल के इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के लिए सामने आ रहे हैं कि इस दिन रेट की गई, दूसरी तरफ से कुछ पार्टनर्स आपके भी लिए आ रहे हैं सामने, लेकिन कांग्रेस आपको नसीहत दे रही है और नसीहत देते देते कह रही है कि ये रेट गलत हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत हुई है, लेकिन साथ ही कह रही है कि जो आप कर रहे हैं पंजाब में वो भी गलत है। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ हैं। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ रहेंगे और चाहे जितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती रहे, लेकिन इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा कर रहेगा। तो क्या दिल्ली और पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाएगा? क्या बनने से पहले ही इंडिया अलायंस के अंदर दरार आ गई है और इसका फायदा सीधे मोदी और उनके एनडीए को मिलने वाला है? इंडिया टीवी सीएनएक्स का चुनाव के पहले का सर्वे का नतीजा आ गया है। सीधा सवाल कि अगर आज चुनाव हुए तो दिल्ली कौन जीत रहा है? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी क्लीन स्वीप करेंगे या फिर केजरीवाल और कांग्रेस के लिए कोई चांस है? बीजेपी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था। इस बार सीटें क्या बता रही हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, अभी भी ये जो हमारा ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी 7 में से 7 सीटें जीत सकती है। क्लीन स्वीप यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलेगी, कांग्रेस भी खाता नहीं खोलेगी। जुलाई 2023 में हमने जो सर्वे किया था उसमें एनडीए 5 सीटें जीत रहा था, लेकिन अक्टूबर 2023 यानी ठीक 3 महीने बाद ये सीटें 7 में कन्वर्ट हो गई, यानी 2 सीटों का इजाफा यहां पर एनडीए की सीटों में हो रहा है। यानी जब इंडिया अलायंस में रहकर कांग्रेस और केजरीवाल साथ लड़े तब भी दिल्ली में मोदी को नहीं हरा पा रहे, और अगर अलग हो गए तो फिर दिल्ली में मोदी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि पंजाब का क्या हाल है। नोट कीजिए कि सर्वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में लड़ने के समीकरण पर ही किया गया है। अब इन 13 लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को यहां
कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक सीट यहां पर बीजेपी जीतेगी। अगर आज चुनाव होते हैं तो एक सीट का नुकसान यहां बीजेपी को हो रहा है। जबकि आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी यहां 6 सीटें जीत सकती है। 5 सीटें गेन कर रही है आम आदमी पार्टी। 5 सीटों का फायदा यहां पर आम आदमी पार्टी को हो रहा है। अकाली दल जो कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, एनडीए की साथी थी, जो अब अलग है, वो अकाली दल की अगर हम बात करें तो एक सीट यहां पर अकाली दल जीत सकता है, यानी एक सीट का यहां नुकसान उनको हो रहा है। जबकि कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है और -3 यानी कि 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। यानी साथ में लड़ने के बावजूद पंजाब में कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा अगर कांग्रेस पंजाब में आप से लड़ती है तो क्या तस्वीर बनती है। लेकिन हमारा सर्वे तो पूरा भारत का है। सवाल यह है कि 2024 में महाराष्ट्र किसके साथ है? उद्धव ठाकरे और शरद पवार का क्या होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में क्या बीजेपी 19 वाला प्रदर्शन दोहरा रही है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को कितनी बड़ी टक्कर दे रही है? बिहार के वोटर के मन में क्या चल रहा है? लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी का क्या होगा? यूपी में क्या होने वाला है? बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी या अखिलेश कुछ कर पाएंगे? तमिलनाडु और केरल में क्या इंडिया अलायंस फिर से क्लीन स्वीप कर रहा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या होने वाला है? 2024 के लिए जिन राज्यों में सबसे ज्यादा नजर है उनमें से एक महाराष्ट्र है, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। और विडंबना यह है कि चुनाव से पहले कई तरह के अलग अलग फ्रंट चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टी टूट गई। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 2024 में क्या कर पाएंगे? उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी विरासत बचा पाएंगे? और इन दोनों के बीच बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? बीजेपी की बात करें तो यहां 22 सीटें बीजेपी जीत सकती है। पिछली बार की तुलना में कंपैरिजन करेंगे तो एक सीट का नुकसान यहां बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 9 सीट जीत सकती है। 8 सीट इजाफा हो रहा है, यानी 8 सीटों का फायदा कांग्रेस को महाराष्ट्र में हो रहा है। एनसीपी की बात करेंगे तो 3 सीट, 1 सीट का नुकसान है। शिवसेना उद्धव गुट की बात करेंगे तो 8 यहां पर वो सीटें निकाल सकते हैं, यानी 8 सांसद उनके चुनकर आ सकते हैं। 2 सीटों का यहां पर फायदा हो रहा है। शिवसेना शिंदे गुट की अगर आप बात करेंगे तो कुल 4 सीटें यहां पर शिवसेना शिंदे गुट जीत सकता है। 8 सीटों का नुकसान यहां पर शिंदे गुट को हो रहा है। एनसीपी अजीत पवार की अगर आप बात करें, हालांकि देखिए अभी तक पार्टी में कोई ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है, आधिकारिक तौर पर 2 गुट अभी नहीं बने हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। लेकिन अगर अजीत पवार को आप अलग से देखेंगे, काउंट करेंगे तो 2 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। यानी महाराष्ट्र से तो एनडीए के लिए कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। तो फिर एनडीए या बीजेपी कहां कमजोर हैं? दक्षिण भारत के राज्यों के क्या हाल हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण राज्य का जिक्र करना जरूरी है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी अनडिस्प्यूटेड क्वीन है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी। इस बार क्या स्थिति है? सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 10 सीट हासिल करती हुई दिखाई देती है और यह बीजेपी के लिए बड़ा डेंट होगा 2019 से। 8 सीटों का नुकसान। 18 सीटें थी बीजेपी के पास 2019 में। आज के हालात में 10 सीटों पर बीजेपी जीतती दिखती है और तृणमूल को सीधा 8 सीटों का फायदा। वो 30 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। लेफ्ट फ्रंट 0, कांग्रेस पार्टी 0। तो सीधे सीधे आप कहिए अगर तो इंडिया अलायंस 32 और एनडीए 10। यानी बीजेपी को पश्चिम बंगाल से सीटों का घाटा पड़ता दिख रहा है। तो फिर 2024 में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा कैसे छुएगी? नरेंद्र मोदी क्या फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं? और अगर ऐसा है तो वो कौन से राज्य हैं जो बीजेपी को 300 पार पहुंचाएंगे? ऐसे राज्यों में सबसे पहले नंबर पर है गुजरात, जहां हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी तीसरी बार लगातार क्लीन स्वीप करने जा रही है। 26 सीटें हैं और अभी तक का जो इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे सामने आ रहा है, ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 26 सीटें बीजेपी जीतेगी। यानी इस बार भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कर सकती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के पास कोई मौका नहीं। यानी इस बार भी किसी भी पार्टी का जो खाता है वो नहीं खुलेगा। जो मोदी मैजिक है वो उनके गृह जिले में बरकरार है। जो एक मॉडल पूरे देश में लेकर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मॉडल एक बार फिर से 26 की 26 सीटें उन्हें जिताएगा। यानी 2014, 2019 और फिर 2024 में बीजेपी गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें जीत रही है। गुजरात में मोदी बेताज बादशाह हैं। वहां सिर्फ मोदी का नाम चलता है। मोदी किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसे मंत्री बनाते हैं, किसे हटाते हैं, किसे रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुजरात के लोग मोदी पर अटूट विश्वास रखते हैं और इसीलिए मोदी 24 में फिर से रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। लेकिन मोदी सिर्फ गुजरात में ही रिकॉर्ड नहीं बना रहे, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी मोदी ही छाने वाले हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो वोटों में बहुत अंतर नहीं है, 3% का अंतर है। सीटों में देखते हैं ये कैसे ढलता है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये 2019 की तुलना में 2 सीटों का नुकसान होगा भाजपा के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटों का फायदा, जो आज 4 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। आपके सामने मध्य प्रदेश की 29 सीटें अब आने जा रही हैं। बीजेपी आज के हालात में मध्य प्रदेश की 29 में से 25 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये 2019 से 3 सीटों का नुकसान है। 28 सीटें थी पिछली बार और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का फायदा। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज आप अभी भी यही कहेंगे कि बीजेपी मध्य प्रदेश को स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 3 सीटों का भले ही नुकसान हो, लेकिन बीजेपी अपने इस प्रदर्शन से निश्चित तौर पर खुश होगी, क्योंकि ये दोनों वो राज्य हैं जो फंसे हुए हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा इनफाइटिंग है और इसके बावजूद भी अगर यहां लोकसभा में मोदी आगे हैं तो बीजेपी निश्चित तौर पर बहुत संतुष्ट होगी। ऐसा ही एक और राज्य है राजस्थान, जहां पिछली बार यह नारा लगा था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। इसीलिए राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे को राज्य में हराया, लेकिन केंद्र में मोदी को क्लीन स्वीप करके दिया। अब 2024 में राजस्थान क्या सोच रहा है, ये भी देख लीजिए। 25 सीटें जो सभी की सभी बीजेपी ने जीती पिछली बार और उससे पिछली बार। इस बार बीजेपी 23 सीट जीत सकती है। ये 1 सीट का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी 2 सीट और ये दोनों सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ रही हैं। ये 1 सीट का नुकसान हम इसीलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि 1 सीट हनुमान बेनीवाल की सीट थी, लेकिन वो एलआई थे भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 25 की 25 एनडीए के पास थी। अब वो अलग हो गए हैं, 1 सीट वैसे अलग हो गई और बीजेपी की अपनी 24 में से 1 सीट और कम होती हुई दिखाई रही है। यानी हिंदी हार्टलैंड के इन 3 राज्यों में तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, लेकिन दक्षिण भारत में क्या होने वाला है अब ये देखिए। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी की कहीं भी स्थिति ठीक नहीं रही है। शुरुआत कर्नाटक से ही करते हैं, जहां बीजेपी इसी साल विधानसभा का चुनाव हारी है, लेकिन लोकसभा में क्या होगा? क्या कर्नाटक की जनता को मोदी पर पिछली बार की तरह भरोसा होगा, जिन्होंने पिछली बार 28 में से 25 सीटें जितवाई थी? बीजेपी और जेडीएस का अलायंस घोषित हो चुका है कर्नाटक में। ये मत भूलिएगा, जुलाई में जो सर्वे हुआ था तब से और अब में इतना अंतर आया है यहाँ पर। लेकिन भावेश ने जेडीएस का वोट शेयर आपको अलग से बताया है। और सीटों में अगर आप बात करेंगे तो अगर आप इन दोनों वोट शेयर को जोड़ दें तो 55% वोट शेयर एनडीए का बनता है। सीटों में बीजेपी की 16 सीटें, ये 2019 से 9 सीटें कम है। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, सीधे 9 सीटों का जंप है। जेडीएस की भी 2 सीटें आ सकती हैं। आज की परिस्थिति में 1 सीट का फायदा, तो जेडीएस को तो फायदा हो रहा है आपके सर्वे के मुताबिक, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यह सर्वे साफ बता रहा है कि बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा नुकसान हो रहा है, 9 सीटों का, और कांग्रेस को उतना ही फायदा। कर्नाटक के ही पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में क्या हाल है, ये देखना दिलचस्प है, जहां बीजेपी अपनी सहयोगी एआईएडीएमके के भरोसे रहती थी, लेकिन अब तो ये गठबंधन टूट गया है। तो क्या इससे कांग्रेस और डीएमके और ज्यादा मजबूत हो गई है? सर्वे में तमिलनाडु का रिजल्ट देखिए। डीएमके को 31% वोट मिल सकता है, एआईएडीएमके को 25% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 11%, बीजेपी को 7%, पीएमके को 6% और अन्य को 20%। यहां भी जुलाई और अब तक के बीच में अंतर यह आया है कि एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई है। अब वहां अलायंस नहीं है बीजेपी का और एआईएडीएमके का। सीटों में आप देखिए 21 सीटें डीएमके जीत सकती है। आज की परिस्थिति में 6 जाती हुई दिखाई देती हैं। एआईएडीएमके को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को, यानी डीएमके और कांग्रेस अलायंस में है तो 28 सीटों का आपको ये गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएमके को 1 सीट, अन्य को 4 सीट। बीजेपी का तमिलनाडु में खाता खुलता हुआ इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। केरल में बीजेपी का पिछली बार भी कोई चांस नहीं था और इस बार भी नहीं है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन के आने के बाद कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक साथ चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही केरल की 20 सीटों को क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना में पिछली बार की तुलना में बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। 17 सीटें हैं और इस बार अगर आज चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जो कि 2019 से 2 ज्यादा हैं।
यानी तेलंगाना में बीजेपी अपना फुटप्रिंट बढ़ा सकती है, अपना ग्राफ ऊपर ले जा सकती है और बीआरएस की सीट एक कम हो सकती है, 9 से घटकर 8 हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की भी एक सीट कम होती हुई दिखाई दे रही है और असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट निकाल लेंगे ये दिखाई देता है हैदराबाद की। इसके अलावा उनको किसी और सीट पर बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी तेलंगाना में 2 सीटों का इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है अपनी टैली में। यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन तेलंगाना से ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां पिछली बार जगन मोहन ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू भी रेस में हैं। टीडीपी को 7 सीटों का फायदा हो रहा है। 25 सीटें कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। वाईएसआर कांग्रेस को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं और ये 2019 से 7 सीटें कम है, यानी वाईएसआर कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है 19 की तुलना में और ये सीधा फायदा टीडीपी के लिए है। टीडीपी 3 से बढ़कर 10 सीटों पर पहुंच सकती है, बीजेपी 0, कांग्रेस पार्टी 0, अन्य 0। तो टीडीपी एक बहुत बड़ी गेनर बनकर आंध्र प्रदेश के चुनाव में निकल सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के अभी तक के सर्वे से यह साफ है कि मोदी को इंडिया अलायंस वाले मिलकर भी रोक नहीं पा रहे। वैसे तो चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी में अभी कोई कमी नजर नहीं आ रही। 417 सीटों के जो रुझान है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। 214 सीटें 417 में से एनडीए जीत सकती है। इंडिया के खाते में 147 और अदर्स यानी अन्य के खाते में 56 सीटें जा सकती हैं। तो 543 में से 417 के आंकड़े अब तक हम आपके सामने रख चुके हैं। 214 एनडीए, इंडिया 147 और अदर्स के खाते में 56 सीटें जा सकती हैं। शुक्रवार तक के सर्वे के हिसाब से मोदी अभी भी बहुमत के आंकड़े से कम है और अब सिर्फ 2 राज्य ही बाकी हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां दोनों राज्यों को मिलाकर 120 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों ही राज्य 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। बिहार में जातिगत जनगणना ने किसके पक्ष में हवा बनाई है? क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है? और यूपी में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आपको शनिवार शाम 4 बजे का इंतजार करना होगा।